तो ये वीडियो एक देखा आप लोगों ने। अब जो आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का वही उपाय था कि आपने, खैर, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लांट्स के रूट से वाटर, पानी ऊपर एब्जॉर्ब होता है। जैसे मिठाई वाला एग्जांपल मैंने दिया था, मिठाई खाने के बाद जैसे पानी, आपको प्यास लगती है, वैसे ही प्लांट के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं, है ना, सॉल्यूट होते हैं, वो सॉल्यूट के कारण वाटर को ऊपर आना पड़ता है। तो रूट में पानी आ गया, और फिर इससे फिर रूट से पानी ऊपर टिप तक कैसे जाए, प्लांट के सबसे ऊपर वाले लीफ तक। तो होता क्या है कि ऊपर में जो पानी पहले से पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, एक तो कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन मतलब जैसे ही आप पतले पाइप को डालोगे पानी में, तो उसमें खुद ब खुद पानी ऊपर चढ़ेगा, थोड़ी दूर तक, ठीक है ना। जितना पतला पाइप होगा पानी उतना ऊपर चढ़ेगा। ये आप कैपिलरी एक्शन देख के यूट्यूब में देख सकते हो। दूसरा कि ऊपर वाले लीफ से, आखिर तो नीचे से ऊपर तक पूरा ट्यूब ही है ना, तो ऊपर वाले लीफ से जैसे ही वाटर इवापोरेट होता है तो वो एक सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है ना। सक्शन मतलब जैसे आप सक करते हो पानी पाइप से पीते समय, ठीक है ना, वैसा ही सक्शन क्रिएट होता है। तो फिर नीचे से फिर जो पानी ऊपर आया है रूट से सॉल्यूट के कारण, ठीक है ना, सॉल्यूट मतलब उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो सॉल्ट्स वगैरह हैं, उसके कारण, तो वो फिर ऊपर कैपिलरी एक्शन प्लस जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर जो इवापोरेट होता है, वाटर जो धूप में उड़ता है ना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वो लॉस है, एक तरह का वाटर लॉस है। तो उसके कारण भी पानी हर एक पार्ट तक चला जाता है, ठीक है। हाउएवर दिस प्रेशर by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest point of the plant body. तो कुछ स्ट्रैटेजी सॉरी कुछ स्ट्रैटेजी प्लांट यूज़ करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। वही आगे क्या लिखा हुआ है ये हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट्स हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। तो जो, जैसे धूप में आप भी खड़े हो जाओगे तो आपके देखो ना स्किन रफ हो जाती है ना, तो वो इवापोरेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे प्लांट, आप तो पढ़ते हो, जानते हो, बुक पढ़ते हो, तो आपको ये पता होगा कि इवापोरेशन, वाटर के 3 स्टेट होते हैं, है ना। एक आइस होता है, एक वाटर होता है, और एक वाटर वेपर होता है ना। तो वाटर वेपर जो है, वाटर से किस टेम्परेचर पर इवापोरेट होगा, ठीक है, ये आप सर्च करके बताना हमको, ठीक है। हमको बताना या खुद के जानने के लिए भी कि वाटर वेपर कितने टेम्परेचर पर वो इवापोरेट होता है वाटर से, ठीक है। तो provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. तो जाइलम आप जान रहे हो, जाइलम और फ्लोएम जान रहे हो। फ्लोएम से फूड ट्रांसफ़र होता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, और जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे ही वो वाटर इवापोरेट होकर लॉस हुआ, उसका भरपाई कैसे होगा, और पार्ट में जो है, या फिर नीचे से जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है वो जाइलम के होते हुए उस पार्ट तक आ जाएगा। इन फैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएट ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स, ठीक है ना, वही बात है। तो वो जो इवापोरेट हुआ उसके कारण वो खींचने वाला, सक्शन वाला एक फोर्स जनरेट हुआ। जैसे आप पाइप से जूस पीते हो, है ना। The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the water plant is known as transpiration. यहीं तभी से बात हो रही है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो वाटर जो इवापोरेट हुआ, वाटर जो भाप बन के उड़ा लीव्स के थ्रू, लीव्स के कहाँ से, लीव्स के स्टोमाटा के थ्रू, उसको बोलेंगे क्या, ट्रांसपिरेशन। Thus, transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in it from roots to the leaves.
तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ट्रांसपिरेशन के कारण ऊपर वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है ना, और उसमें जो मिनरल डिजॉल्व है उसको लीव्स तक आने के लिए मदद मिलती है। इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब जैसे वाटर हर एक हिस्से में आ रहा है, तो वाटर के चलते ऊपर जो गर्म हो गया था वो भी गर्म, लीव्स वगैरह गर्म हो रखी थी, उस पर वो वाटर आके उसको ठंडा करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, तो इससे टेम्परेचर को रेगुलेट होने में मदद मिलती है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। अब रूट प्रेशर का जो है रूट प्रेशर मतलब रूट में जो मिनरल्स है उसके कारण जो वाटर खींच के उसके ऊपर आया। तो दिन में तो वाटर सक्शन इवापोरेट हो रहा है, तो उसके कारण वाटर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन रात के समय जब सूरज नहीं रहेगा तो उस समय मेनली वाटर मूवमेंट के लिए क्या काम करेगा, ये रूट प्रेशर है ना। इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे when the stomata are open, the transpiration pool becomes the major driving force in the movement of water in the xylem। ठीक है, तो दिन में ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर मूव करेगा इधर उधर, और रात में रूट प्रेशर के कारण। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब देखो वाटर और मिनरल हम लोगों ने बात किया कैसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट, और उसके रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर मूवमेंट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ लेट अस consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moves from leaves where they are formed to other parts of the plant। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि जो फूड बना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, वो दूसरे पार्ट तक कैसे जाएगा। The transport of soluble product of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem। अब प्लांट के स्टेम में दो पार्ट हो गए है ना, एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया। तो जाइलम क्या ले जाएगा, वाटर ले जाएगा। फ्लोएम क्या ले जाएगा, देखो पीएच जो है ये फा जैसा बोलने में लगता है ना, फ्लोएम, तो फूड भी एफ से और ये भी फ्लोएम भी ऐसे। ठीक है, तो फ्लोएम एक पार्ट होता है और एक जाइलम एक पार्ट होता है, दोनों प्लांट के स्टेम में और आगे जो टहनियाँ होती हैं उसमें। ठीक है, तो फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। Besides the product of photosynthesis, the phloem transports amino acid and other substances। अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है तुमको। ठीक, द फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमाइनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। अब लीफ में खाना बना तो वहाँ से वो खाना कहाँ जाएगा, फूड में जाएगा। फूड में खाना जमा करेगा प्लांट अपने लिए और खा हम लोग लेंगे, है ना। हम लोग बहुत जालिम टाइप के लोग हैं। एक तो फूड कहाँ जमा होगा, फ्रूट में जमा होगा, सीड में जमा होगा और रूट्स में जमा होगा। ठीक है, एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, और जो टिप पे जो नए नए लीव्स आ रहे हैं उसमें भी फूड जाएगा। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड and other substances takes place in the sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। अब देखो यहाँ sieve tube और companion cell ये आप लोगों ने पढ़ा था, ये फ्लोएम के पार्ट है। और भी कुछ पार्ट थे, फ्लोएम पैरेंकाइमा भी पार्ट था और फ्लोएम फाइबर भी पार्ट था, है ना। जाइलम में जाइलम फाइबर थे, जाइलम पैरेंकाइमा थे, ट्रैकिड्स थे, जाइलम वेसल थे। ठीक, तो इसी के थ्रू सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के थ्रू प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। अब अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। जैसे मान लो गाजर है, तो गाजर है तो फूड कहाँ जाके जमा होगा, नीचे में जमा होगा, है ना। आम है तो फिर आम कहाँ लगेगा, आम ज़मीन पे तो लगेगा नहीं, आम ऊपर लगेगा, तो सारा फूड कहाँ जाके ट्रांसफ़र होगा, कहाँ जाके जमा होगा, ऊपर में टिप में। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy।
मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब वाटर ट्रांसपोर्ट तो समझ में आ रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट प्रेशर, और अपर ट्री में मूवमेंट कराने के लिए तुम्हारा ट्रांसपीरेशन, है ना। लेकिन फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है। एटीपी को ही एनर्जी का एक फॉर्म बोलेंगे ना। उसमें दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू काउजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब देखो उसमें जैसे जो हमने मिठाई खाने वाली बात वो कही थी ना, तो वैसे ही जैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें भी ऑस्मोटिक वो प्रेशर बनता है और उधर वाटर आने का कोशिश करता है। द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। तो जैसे ही लीफ में खाना बना के उसने डाला, ठीक है, तो वैसे ही जहाँ उसमें जमा करना शुरू किया तो उस एरिया में क्या होता है, पानी आना शुरू होता है, और पानी क्या करता है, वो फूड को आगे फिर भेजता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। अब जिधर जिधर उसको जाना होता है उधर उधर वो फ्लोएम उसको लेता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन स्टेम और रूट टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड टू ग्रो। अब जहाँ जैसे स्प्रिंग है, जैसे मौसम अच्छा है, ठीक है, वसंत ऋतु है और प्लांट बड़ा हो रहा है ना, तो बर्ड्स तक ले जाने के लिए भी किसका ये होगा, यूज़ होगा, फ्लोएम का यूज़ होगा, ठीक है। जो स्टोर है वहाँ से ले जाने के लिए एनर्जी का यूज़ होगा, ठीक है। ये था तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या था, हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, फिर लंग्स तो उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन का पूछा है। हाँ, ह्यूमन बींग्स में हार्ट्स हैं, हार्ट लिखोगे और तुम्हारा वेन लिखोगे और आर्टरी लिखोगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा लिखना चाहोगे तो पल ये तुम्हारा हार्ट से ये डायग्राम बना सकते हो, है ना। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा, ठीक है। लंग्स में इसके बाद फिर तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक। पूरे बॉडी से वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर तुम्हारे लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक। अच्छा, इसमें और भी कुछ कंपोनेंट थे, ये WBC वगैरह नहीं बताया इसमें ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वो ब्लड का एक कंपोनेंट, हाँ ये तो यहाँ देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है ना, इसमें तुम हार्ट के बारे में लिख सकते हो। हार्ट 4 चैम्बर्ड है ना, 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ब्लड वेसल्स में वेन्स ले जाएंगे तुम्हारा क्या, CO2, जो तुम्हारे ब्लू ऊपर दिखते हैं वो क्या है, CO2 है। और आर्टरीज जो अंदर में रहते हैं, जो ऑक्सीजन लाते हैं तुम्हारे, अभी जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है, वो तुम्हारे आर्टरीज हो गए। और इसमें तुम लिख सकते हो ब्लड का कंपोनेंट RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ठीक। पनीर का सब्जी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे जो तुम्हारा खून है वो पनीर के सब्जी जैसा है, ठीक है। कैसे है वो तुम ट्रांसपोर्ट वाला वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? To provide energy, to provide oxygen, है ना। इतना ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक। इतना लिख सकते हो, टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बस इतना ही लिखना है तुमको। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 ले जाता है, तो CO2 को बाहर करने के लिए, CO2 क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब जो तुम्हारा एनर्जी प्रोडक्शन में जो वेस्ट निकला उसको। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट।
हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम लिखोगे, ठीक है। जाइलम वाटर ले जाता है, ट्रांसपोर्ट फ्लोएम तुम्हारा फूड ले जाता है। इससे ज़्यादा अगर तुमको लिखना है तो ये वाला स्लाइड तुम यूज़ कर सकते हो। जाइलम के पार्ट हैं जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल और ट्रिकीट्स। और तुम्हारा फ्लोएम के पार्ट क्या क्या है? सी प्लेट, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर, ठीक। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? वही क्वेश्चन, वही चीज़ सेम दोबारा पूछा गया, ठीक है। जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा कैसे? रूट प्रेशर से और ट्रांसपिरेशन से। और फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे तुम कोई मिठाई खाते हो तो तुम्हें प्यास कैसे लगती है, ठीक है। वैसे ही जैसे ही खाना प्लांट फूड बनाता है, वैसे ही फूड के तुम्हारा जैसे चीनी रख दोगे बाहर में तो कैसे पानी खींचा चला जाता है ना, चीनी या नमक रख दोगे, वैसे ही जैसे ही फूड बनता है प्लांट्स में, वैसे ही पानी के थ्रू वो फूड सप्लाई होता है। व्हाट इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जो मैंने बताया। चलो एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करके गैसेस को कैसे बाहर करते हैं वो हम लोगों ने देखा। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड द बायोलॉजिक। तो और भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ना, जैसे नाइट्रोजनस मटेरियल जो बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिन तुम्हारा बनता है वो अब अभी हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन में, वो उसको भी हटाना पड़ता है कि नहीं, बाहर निकालना पड़ता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर से बाहर करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो हम लोग पॉटी करते हैं वो तो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड है कि नहीं, जो तुम्हारा खाना अब नहीं पच सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो खाना पचने का भी वही है, खाना पचने का अगर बैठे बैठे खाना खाओगे तो नहीं पचेगा, जितना ज़रूरत होगा उतना ही पचेगा, ठीक है, बाकी तुम्हारा बाहर चला जाएगा। और अगर एक्सरसाइज करोगे खूब बहुत ज़ोर से अच्छा से मेहनत करोगे तो फिर तुम हल्का फुल्का जो भी खाया वो भी तुम्हारा अच्छा से डाइजेस्ट होगा, वेस्ट होगा, है ना। तो वही है, तुम्हारा जो पॉटी है वो तुम्हारा क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है। और जो तुम्हारा सुसु है ना, वो तुम्हारा मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसमें तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हारा एक्सक्रीट होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वैरिड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तुम्हारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आप लोगों ने पिछले पहले भी देखा होगा, जैसे जैसे आपने जैसे जैसे क्या जैसे डिओड्रेंट लिया है ना, डिओड्रेंट लिया या परफ्यूम लिया, तो परफ्यूम का जैसे ही नोजल दबाते हो करके, है ना, तो वो क्या होता है, बाहर निकला और फिर पूरे रूम में फैल गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। वैसे ही वाटर में जैसे इंक तुमने इंक ड्रॉप किया तो थोड़ी देर तक वो दिखता है, इसके बाद फिर वो पूरा पूरा घुल जाता है ना, वो डिफ्यूज हो जाता है। तो जितने भी कोई जो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेलुलर, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, ये कैसे अपना वेस्ट को निकालते हैं, वो सीधे हल्का सा वो सीधे डिफ्यूज़ कर देते हैं। डिफ्यूज़ मतलब वाटर को लेते हैं, उसके साथ वो नाइट्रोजन वेस्ट घुल के वो बाहर चला जाता है बॉडी सरफेस के थ्रू। As we have seen in other processes, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function. हम लोगों में नाइट्रोजनस वेस्ट हटाने के लिए क्या है, किडनी है ना। चलो ये ट्रांसपोर्टेशन आप देख लेना, ये तुम्हारा उसका समरी है, ठीक। ये तुमको चीज़ों को याद रखने में मदद करेगा। अच्छा, ये तुम्हारा मार्किंग स्कीम है, शायद जनवरी से तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो तुमको थोड़ा ध्यान देना होगा। 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर से पहला चैप्टर तो मैंने किया है, आप देखो कितना हम लोग कर पाते हैं। खैर, लाइफ प्रोसेस में तुम्हारा 9 मार्क्स है
है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें तुम्हारा 6 मार्क्स है। हेरिडिटी इवोल्यूशन में 7 मार्क्स है। तो 9 7 16 6 22, इतना ही 3 चैप्टर और एक यहाँ आवर इन्वायरमेंट, शायद ये भी, हाँ आवर इन्वायरमेंट तुम्हारा 5, तो 23 5 28, इतना तुम्हारा बायो का पार्ट है। 4 पार्ट, 4 चैप्टर, ठीक है। बाकी भी तुम देख लेना। और ये तुम्हारा पर यूनिट है, तो इसमें तुम्हारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग में 25 और नेचुरल रिसोर्सेस में, नेचुरल रिसोर्सेस और इन्वायरमेंट, देखो शायद ये फिजिक्स का पार्ट है या शायद नेचुरल रिसोर्सेस केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें खैर किसी में भी हो जो भी पढ़ा है, इसमें वहाँ 25 मार्क्स है और यहाँ पर 25 मार्क्स है। ये शायद फिजिक्स का पार्ट है या केमिस्ट्री का पार्ट है शायद, देख पता नहीं। तो एक्सक्रीशन हम लोग देख रहे हैं, तो स्पेशलाइज ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, उसी फंक्शन को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ें रहती है ना। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनीज। तो गुर्दे जिसको बोलते हैं, किडनी को हिंदी में गुर्दे बोलते हैं, ये तुम्हारे कमर के पिछले हिस्से में होते हैं, ठीक है ना। तो इसी किडनी से तुम्हारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, और किडनी का मेन पार्ट है, मेन तुम्हारा फंक्शन है ब्लड को तुम्हारा फिल्टर करना, ठीक है। जितने भी वेस्ट आ रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे एनर्जी प्रोड्यूस करने के दौरान उसको फिल्टर करके उसको नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री करना है, ठीक। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर बोलते हैं उस ट्यूब को जो किडनी से निकलता है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन तुम्हारा स्टोर होता है, और यूरेथ्रा जो ओपनिंग है उसको यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन तुम्हारा एरिया तुमको समझ में आ रहा है, पेट वाला हिस्सा तुम्हारा एब्डोमेन है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, तो बैकबोन मतलब तुम्हारा रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी तुम्हारा मौजूद है। यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय इन द किडनी passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। तो किडनी से फिल्टर होगा तुम्हारा ब्लड। ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन से तुम्हारा ये अनप्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है, अनप्यूरिफाइड ब्लड आएगा, ठीक है, वेन्स के थ्रू, और उसी वेन्स से फिर वहाँ किडनी में फिल्टर होगा, और फिर रेड वाले जो पाइप है उससे तुम्हारा फिल्टर हुआ ब्लड वो वापस चला जाएगा, ठीक है। ऊपर से अपर रीजन के ब्लड आएंगे, और नीचे लोअर रीजन के ब्लड आएंगे, ठीक है। किडनी में फिल्टर हो गया, और फिल्टर होके वो वेस्ट तुम्हारा निकल गया, यूरेटर वो पाइप से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, फिर ब्लैडर में जब तुम खाली करोगे अपना सुसु जाके, उसके बाद फिर, ठीक है। तो हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट from the blood just as CO2 is removed from the blood in the lungs। तो जैसे ब्लड से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें तुम्हारा CO2 मौजूद था, है ना, उससे CO2 को ले करके कैसे उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है ना, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक। तो ये काम तुम्हारा जैसे लंग्स में तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेशन हुआ, वैसे ही तुम्हारा किडनी में क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया, उसमें ब्लड से तुम्हारा हटाया जाता है, और फिर उसको फिल्टर करके वापस शरीर में भेजा जाता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। इट इज देन no surprise that the basic filtration unit in the kidney is like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। अब देखो, याद करो जो तुम्हारा
लंग्स में था, लंग्स में क्या थे, एल्वोलाई थे, है ना, एल्वोलाई थे, और एल्वोलाई में तुम्हारा कैपिलरीज आता था ब्लड लेकर के, है ना, पतले पतले कैपिलरीज। वैसे ही लंग्स में भी कैपिलरीज ब्लड लेके तुम्हारे वेन से ब्लड आएंगे और आ करके पतले पतले कैपिलरीज से तुम्हारा फिल्टर होगा एक जगह पे, ग्लोमेरुलस जिसको बोलेंगे, और फिर वहाँ से दूसरे पाइप से वो चला जाएगा। ठीक है, इसको जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे क्लियर होते जाएगा। ठीक, like in lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries, each capillary cluster of the kidney। अब ये जो फिगर दिया हुआ है नेफ्रॉन का, ठीक है, जैसे उसमें एल्वोलाई था, छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर थे, वैसे ही किडनी में क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन होता है। ठीक, ये देखो, ये किडनी रहेगा, किडनी के अंदर ट्रायंगुलर देखो स्ट्रक्चर है ना, रेनल मेडुला, और उसके अंदर भी एक्सटेंशन है कुछ, तो उस हर एक ट्रायंगल में ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पतले पतले स्ट्रक्चर रहेंगे। इसमें से एक स्ट्रक्चर को निकाल के दिखाया जाता है, तो उसको सिंगल स्ट्रक्चर को, सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन, है ना। यहाँ भी देखो वही नेफ्रॉन को फिर फर्दर और ये बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक, तो किडनी के अंदर दो पार्ट हो गए, बाहर वाले कॉर्टेक्स, अंदर वाले मेडुला। ठीक है, तो मेडुला में, रेनल मेडुला में देखो, मेडुला में तुम्हारे ढेर सारे ऐसे ऐसे सिंगल यूनिट रहेंगे, एक एक यूनिट पतले पतले एक तरह के स्ट्रक्चर, जैसे उसमें एल्वोलाई थे। ठीक है, वैसे ही किडनी में क्या रहेंगे, ग्लोमेरुलर, नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, इस नेफ्रॉन में क्या होता है, ईच कैपिलरी, ये जो पतले से कैपिलरी है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ ए क्वाइल्ड ट्यूब कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। अब ये जो कप है, ठीक है, जिसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है, रेनल आर्टरी से, वो कप को बोलेंगे बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और वो जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस that collects the filtrate. Each kidney has large number of these filtration unit called nephrons packed close together. तो एक यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन बोलेंगे, और इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर किडनी में तुम्हारे रहेंगे। कैसे रहेंगे वो देखा आप लोगों ने। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। अब आगे जाके यहाँ पर शुरू में तो फिल्टर हो गया, ठीक है, फिल्टर होके छन के वो ब्लड से तुम्हारे किडनी में आ गया, क्या क्या ग्लूकोज वगैरह आ गया, ग्लूकोज, कुछ अमाइनो एसिड, कुछ जो नमक थे एक्स्ट्रा, वो भी नमक आ गया। ठीक है, और बहुत सारा पानी भी तुम्हारे ब्लड से छन के किडनी में आ गया। अब वो चीज़ आगे जाके फिर वापस उस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है। कैसे रीअब्जॉर्ब होता है वो हम लोग देखेंगे। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted। अब देखो कितना पानी उसमें एब्जॉर्ब होगा और कितना पानी फिर एब्जॉर्ब होके शरीर में आएगा, और कितना पानी बाहर यूरिन के थ्रू चला जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने पानी कितना पिया। ठीक, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ, ये यूरिन फॉर्मेशन होके फिर एक ट्यूब होगा। ठीक है, एक ट्यूब में जाएगा, वो ट्यूब का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। एक्सेस वाटर, ठीक है, यूरिन फॉर्मिंग इंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके यूरेटर में जाएगा, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। वही वाला किडनी से जो बाहर निकला था यूरेटर, ठीक है, वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी तुम्हारे ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। अब जैसे ही वो तुम्हारा ब्लैडर भर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, तुमको क्या महसूस होगा, तुमको सुसु लगेगा और तुम दौड़ के बाथरूम जाओगे।
The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. तो एक हद तक तुम अपने यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक. आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस. Kidneys are vital organ for survival. Several factors like infection, injury or restricted blood flow to kidney reduce the activities of kidney. अब देखो इस पे लगातार ब्लड जा रहा है, आपने देखा ना कि ब्लड ही तो फिल्टर हो रहा है और ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. आप खाना खाए बिना हो सकता है एक दिन रह जाओ, लेकिन पानी तो आपको प्यास लगेगा ही. ठीक है, पानी ज़रूरी है. और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है आप पानी पियो ना पियो. ठीक है, एक दिन ना पानी ना भी पियो, लेकिन अगर आपने सुसु नहीं किया तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी. आप जानते हो, देखे होगे जब आपको बाथरूम लगता है तो आपकी क्या हालत होती है. क्या दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ. अब देखो जैसे ही पानी आप पीते हो, ठीक है, पानी जो लोग कम पीते हैं उनके लिए है कम से कम 1.5 लीटर या 2 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए रोज़ रोज़. और जैसे आपने एक्सरसाइज ज़्यादा किया, पसीना ज़्यादा बह रहा है तो पानी फिर 3 लीटर तक भी लोग पीते ही हैं, 3-4 लीटर तक भी पीते ही हैं. तो अगर आप पानी कम पीते हो तो वो वेस्ट क्या होगा, पॉइजनस वेस्ट आपके शरीर में जमा होता जाएगा, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा आगे के दिनों में. इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अब मान लो आपने ऐसा कुछ करके पानी नहीं पी रहे हैं, पानी पीने कम कर दिया, या फिर आपकी किडनी डैमेज हो गया है, या वहाँ पर आपको चोट लगी है एक्सीडेंट के थ्रू, ठीक है, या किसी भी कारण से अगर किडनी ख़राब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ किया जाता है. हालांकि ये सब वो बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब क्या बोलेंगे उसको, इमरजेंसी सिचुएशन में ही किया जाता है. ठीक है, क्योंकि वो सेफ, क्या बोलेंगे उसको, बहुत रिस्की है. आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस उसको बोलते हैं. तो देखते हैं क्या है. एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. हाँ, और डायलिसिस में क्या होता है कि आपका पूरे ब्लड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और फिर उसको फिल्टर किया जाता है, और फिर पूरे एक तरफ से ब्लड बाहर चला जाता है, धीरे धीरे वो फिल्टर होता है, और फिर दूसरी तरफ से पूरा का पूरा ब्लड आपका फिर अंदर आता है. ठीक है, तो इसमें बहुत दर्द होता है. ठीक, थोड़ा सा खून निकलता है तो कितना दर्द होता है वो आप समझ सकते हो कि ये मतलब. और हाँ ठीक है. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ ए सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड. कहाँ गया. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ ए सेमी परमेबल लाइनिंग. सेमी परमेबल लाइनिंग मतलब, सेमी परमेबल मतलब जो आधा छन गया और आधा रह गया. ठीक है, ऐसा कुछ. जो तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन में आप जानते होंगे. सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड. जो फ्लूइड का नाम होता है वो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है. दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जैसे चीनी का चाशनी है ना, चीनी का चाशनी में तुम्हारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा है. ठीक, उसको अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर पानी के साथ करोगे तो वो पानी को अपनी ओर खींचेगा. ठीक, तो ब्लड का जैसा घनत्व है, ठीक है, ब्लड का जैसा क्या बोलेंगे उसको, जितना गाढ़ा तुम्हारा ब्लड है, ठीक है, उतना ही गाढ़ा ये डायलाइजिंग फ्लूइड का घोल रहता है. ठीक, dialyzing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as the blood except that it is devoid of nitrogenous waste. बस फ़र्क इतना रहता है कि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता है. ठीक, तो ये क्या होता है, the patient blood is passed through these tubes. During this passage the waste from the blood pass into dialyzing fluid by diffusion. अब देखो डिफ्यूज़न आपने बात किया, ठीक है, जैसे चीनी आप डाल दोगे तो वो घुल जाता है कि नहीं, पानी में, चीनी पानी में डाल दोगे तो चीनी घुल जाएगा. वैसे ही तुम्हारा सॉल्यूट जो है, एक्स्ट्रा जो है कुछ भी तुम्हारा, जैसे ग्लूकोज ही तुम्हारे ब्लड में है, वो तुम्हारा डायलाइजिंग फ्लूइड से जाएगा तो वो तुम्हारे
डायलिसिंग फ्लूइड में वो ग्लूकोज हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ये सब चीज़ क्या है, वो उसमें निकल के बाहर, छन के बाहर आ जाएंगे, ठीक। ड्यूरिंग दिस पैसेज the waste from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney. तो किडनी जैसा ही दूसरी तरफ से ब्लड तुम्हारे शरीर में पंप बैक कर दिया जाता है, ठीक है। बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। अब देखो, इसमें से तुम्हारे शरीर से जो नाइट्रोजन वेस्ट था वो तो सारा का सारा निकल गया, ठीक है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ था, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, जो खाना तुमने खाया था और जो ब्लड में चला गया था, वो भी क्या हो गया, वो भी छन के निकल गया। तो किडनी तुम्हारा फेल होने से ये एक घाटा हुआ कि डायलिसिंग के बाद तुम्हारे शरीर से डायलिसिंग, इसीलिए तुमको अलग से फिर सलाइन भी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ताकि तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज वगैरह की और मिनरल्स वगैरह की, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो रीअब्जॉर्ब हो गए थे, वो तुम्हारे शरीर में बना रहे। दिस इज सिमिलर टू द function of kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Reabsorption मतलब वापस से वो absorb नहीं होता है डायलिसिस में। Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. अब देखो, जैसे डायलिसिस कराओगे तो तुम्हारा जो फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर का तुम्हारा फिल्ट्रेट बनता है, वो जो तुम्हारा शरीर से बाहर जाने वाला था, लेकिन 180 लीटर से वो 180 लीटर तुम्हारे शरीर से अच्छा 180 लीटर तो तुम उतना तो तुम्हारे शरीर में पानी भी नहीं है, ये बात तुम बोल सकते हो, लेकिन 180 लीटर इसलिए क्योंकि वो बार बार तुम्हारे शरीर से फिल्टर कर रहा है ना, वो एक बार तुम्हारा ब्लड नहीं फिल्टर हो रहा है, वो जैसे एक बार फिल्टर हुआ तो 4-5 लीटर हुआ ना, जैसे 5 लीटर हुआ तो मान लो 20 बार फिल्टर हुआ तो 20-25-100 लीटर तुम्हारा ऐसे ही हो गया, ठीक। इसलिए वो बार बार फिल्टर कर रहा है, तो 180 लीटर डेली मतलब मान लो 5 लीटर तुम्हारा खून है, 4 लीटर 5 लीटर होता है एवरेज बॉडी में, तो 5 लीटर तुम्हारा खून जो है वो तुम्हारा 180 मतलब 16, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 या 15 और 16, 17, 18, 3, 5 6 30 मतलब 36 टाइम्स, ठीक है, 36 टाइम्स तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लड किडनी क्या करता है, वो तुम्हारा फिल्टर कर लेता है, ठीक। लेकिन तुम सुसु कितना करते हो, सिर्फ 1 लीटर दिन भर में, 1 या 1.5 लीटर, ठीक है। तो सोचो कितना तुम्हारा 180 लीटर तुम्हारा खून उतना फिल्ट्रेट तुम्हारा बाहर जाने वाला था, लेकिन किडनीज क्या किया, वो वाटर से फिर वाटर को और एक्स्ट्रा जो थे वो सबको भी फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और जो एकदम बेकार था उसी को सिर्फ बाहर भेजा। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules, ठीक है। ये देखो, एक आदमी के मुकाबले इतना बड़ा लगभग डायलिसिस मशीन रहता है, ऐसा ये डायलिसिस मशीन तुम्हारा रहता है, और किडनी शरीर में कितने रहते हैं, छोटे से, ठीक है। तो देख पा रहे हो तुम कितनी तुम्हारा शरीर कितना एफिशिएंट है। अच्छा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. अब प्लांट्स के एक्सक्रीशन में एकदम अलग हो, प्लांट्स में तो किडनी होते नहीं है, ठीक। देखते हैं, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हम लोगों में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, CO2, लेकिन प्लांट्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. तो प्लांट्स ऑक्सीजन और CO2 कैसे कैसे डील करेंगे, तो दिन में तो प्लांट्स भी तुम्हारा CO2 लेंगे, ठीक है, CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, लेकिन रात में क्या करेंगे, रात में वो भी ऑक्सीजन लेंगे और CO2 को छोड़ेंगे, कुछ प्लांट को छोड़कर। दे गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। एक्सेस जितना भी वाटर रहेगा जैसे, ठीक है, वो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन से इवापोरेशन होके मतलब भाप बन के उड़ जाएगा।
फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। अब प्लांट में बहुत सारे डेड सेल रहते हैं, ठीक है, जैसे उनके तना में जो छाल तुमने देखा होगा सूखे सूखे, ठीक, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। कोई कोई पार्ट्स देखे होगे तुम लोगों ने प्लांट्स में, जैसे लीफ का कलर चेंज हो गया, येलो हो गया, और वो लीफ सूख के नीचे नीचे गिर गया। तो प्लांट्स वैसा क्या करते हैं, अपने जितने भी वेस्ट हैं उस लीफ में जाके जमा कर देते हैं और वो उस लीफ को गिरने देते हैं, ठीक। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। अब प्लांट सेल में आप जानते हो वैक्यूल रहता है बड़ा, उसमें भी कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो लोग जमा करते रहते हैं डस्टबिन की तरह। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। ऐसा मैंने बताया, लीफ जो गिरने वाला है, ठीक है ना, जो पीला पड़ गया है उस पर वो जमा करते जाते हैं, जो पुराना बूढ़ा लीफ हो गया वो। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स गम स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो देखोगे आप कभी कभी चिपचिपा सा निकलता है, गम निकलता है उससे, ठीक है, उसमें भी प्लांट अपना वेस्ट जमा करते हैं, वो भी प्लांट का वेस्ट ही है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। अब कुछ कुछ प्लांट अपने सॉइल में भी उसको वेस्ट को छोड़ देते हैं, ठीक। ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन मतलब तुम अपना ऑर्गन किसी को डोनेट कर दिया, ठीक। इस बारे में तुम आगे क्लास में पढ़ोगे, अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑर्गन डोनेशन इज ए जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अब देखो, ऑर्गन डोनेशन ऐसे तो जनरली होता नहीं है, ठीक है। अगर तुम खुद ही अपना ऑर्गन डोनेट कर दोगे तो तुम कैसे जियोगे, ठीक है। लेकिन तो जनरली जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो तुम्हारे मरने के बाद होता है, ठीक है। वो आप पहले से कॉन्सेंट दे देते हो कि इन केस मेरी डेथ हो गई, चाहे एक्सीडेंट में हो गया या फिर किसी बीमारी के चलते हो गया, तो आप वैसा पहले से साइन करके रखते हो कि यस आई एग्री टू डोनेट माई ऑर्गन्स एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आफ्टर माई डेथ माई ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड। तो ऐसा करके आपको साइन कर दोगे हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल क्या करेगी, आपके मरने के बाद आपका ऑर्गन किसी और को दे देगी, जिससे किसी और का जान बच पाएगा। खैर, ये सब बात का बात है, ठीक। ये सभी के इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, किसी को अपना डोनेट करना है, किसी को नहीं करना है। आगे देखते हैं, डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन में बी डन बाय कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज और हर फैमिली। तो उसके एक्सेप्टेंस के, उसको मन है कि नहीं, उसके आधार पे किया जाता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। अब ऑर्गन डोनर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, कोई भी बन सकता है, लेकिन एक किडनी आप दे सकते हो, है ना। एक किडनी देके आप जिंदा रहोगे, थोड़ा सा दौड़ना भागना कम हो जाएगा आपका, और डॉक्टर भी मना करेगा। लेकिन टिश्यू डोनेशन तो कर ही सकते हो, जैसे स्किन आप तुम्हारा सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, थोड़ा सा अगर किसी स्किन को तुम किसी और को दे सकते हो, मान लो जैसे किसी भी बर्न के थ्रू, या फिर मान लो कोई जल गया है, तो वो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसमें भी ऑर्गन डोनर का, ऑर्गन देने वाला का, स्किन देने वाला का, या फिर जैसा ज़रूरत है वो देने वाला का ज़रूरत पड़ता है। और भी कुछ कुछ टिश्यू और सेल्स वगैरह हम लोग डोनेट करते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन, है ना। ऑर्गन ट्रांसफर, मान लो दोनों किडनी मान लो किसी का फेल हो गया और किसी ने डोनेट करके एक किडनी डोनेट कर दिया और उसका जान बचा लिया, तो दोनों का जो मरने वाला था उसका जान बच जाता है। तो ये बहुत महान कार्य है कि नहीं। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। अब मान लो किसी का किडनी खराब हो गया, किसी डिजीज़ के थ्रू खराब हो गया, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू खराब हो गया, ठीक है, किसी भी कारण से। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन द रिसिपिएंट। तो ऑर्गन डोनर में जो ऑर्गन देने वाला रहता है उससे वो किडनी हटा करके फिर जो जिसको लगाया जाने वाला होता है उसको लगाया जाता है। जैसे ब्लड डोनेशन आप कर सकते हो, है ना, 4 महीना में ऐसे भी ब्लड का लाइफ तुम्हारा 120
120 दिन का है तो तुम ब्लड डोनेट करोगे तो 120 दिन में तुम्हारा बॉडी फिर से नया ब्लड बना लेगा। आप भी डोनेट कर सकते हो, मैंने भी 7-8 बार डोनेट किया है कि नहीं, उससे बहुत लोगों की जान बचती है। खैर, person organ donor and transplanted to another person the recipient common transplanted includes cornea। कॉर्निया मतलब आँख तुम डोनेट कर सकते हो, ठीक है, किडनीज डोनेट कर सकते हो, हार्ट डोनेट कर सकते हो, लीवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये सारा कुछ तुम डोनेट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स तुम डेथ के बाद ही तुम्हारा हार्ट और लीवर का एक पार्ट खैर डोनेट हो ही सकता है, पैंक्रियाज का भी एक पार्ट डोनेट हो सकता है, लंग्स शायद डोनेट किया जा सकता है एक, ये मैंने अभी तक केस स्टडी ऐसा नहीं किया। इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा है ना, वो भी डोनेट किया जा सकता है। और बोन मैरो तो आम बात है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। खैर, मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड एंड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स ए पर्सन ब्रेन डेड, ठीक है। तो मरने के बाद ही आपका हार्ट डोनेट होगा, क्योंकि आप लोग इंसान के पास एक ही हार्ट है, ठीक। तो उन्होंने जो डोनर थे उन्होंने पहले से साइन करके रखा होगा, तो फिर वो कहीं हॉस्पिटल में जाके उसके घर वाले उसका ऑर्गन डोनेशन करा सकते हैं। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग, ईटीसी एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव। तो यहाँ क्लियर कर दिया गया, किडनी हो या लीवर हो या फिर लंग्स हो, ठीक है, इसका एक पार्ट आप जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सक्रीशन हम लोगों ने देखा, एक्सक्रीशन प्लांट्स में हम लोगों ने देखा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा एक्सक्रीशन, CO2 तुम्हारा अंदर आएगा और O2 तुम्हारा बाहर जाएगा दिन के समय, और रात में प्लांट्स भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 को छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग भी CO2 छोड़ रहे, ठीक। और स्टोरेज करके रखा जा सकता है वैक्यूल में, है कि नहीं। फिर ट्रांसपोर्ट कर किया जा सकता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को किसी लीफ में, डेड लीफ में, फिर जो डेड लीफ है उसको फिर तोड़ के बाहर किया जा सकता है। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा लंग्स में क्या होता है, CO2 बाहर चला जाता है ना, और ऑक्सीजन को अंदर लाया जा सकता है। तो CO2 हम लोग मेटाबॉलिक करके वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो टॉक्सिक है हम लोगों के लिए, इसीलिए लंग्स में ये हुआ। स्किन के थ्रू भी तुम्हारा क्या निकलता है, स्किन के थ्रू पसीना निकलता है कि नहीं, स्वेट निकलता है, तो पसीने के साथ ही तुम्हारा कुछ कुछ वेस्ट उसमें निकल जाता है। फिर यूरेथ्रा के थ्रू किडनी से होता हुआ यूरिन तुम्हारे यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। किडनीज में फंक्शनल यूनिट क्या थे, नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन में देखा आप लोगों ने बाउमेंस कैप्सूल था, फिर रेनल ट्यूब्यूल था और कलेक्टिंग डक्ट था। बाउमेंस कैप्सूल का क्या काम था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना। और रेनल ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसको जितने भी जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड जा रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा है, उसको वापस से एब्जॉर्ब किया। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, वो ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब हुआ था एक्स्ट्रा, वो सबको फिर से वापस ब्लड में छोड़ देना, जो एक्स्ट्रा जा रहा था, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर जो निकल के जा रहा था वो सबको वापस कलेक्टिंग डक्ट में ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब उसको निकाल देना, ताकि ब्लड में उतना ही एनर्जी और उतना ही उसका जो गाढ़ापन है वो बना रहे। और किडनी फेलियर के केस में हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के लिए ये आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम लोगों ने उधर भी देखा तो ऐसा ही था कि यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है, ठीक है, फिर जाएगा रेनल ट्यूब्यूल में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, फिर यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, है कि नहीं। और फंक्शन भी आप देख सकते हो, इसको आप पढ़ना, ये वही चीज़ रिपीट हुआ है, ठीक। What are the methods used by plant to get rid of excretory
प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा वैक्यूल्स, हम लोगों ने देखा है ना। फिर वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स में स्टोर होकर लीव्स को फिर तोड़ के गिरने दिया जाता है, तो वो भी हम लोग देखा। या फिर हम लोगों ने रेजिन देखा या फिर गम देखा, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड को कैसे रेगुलेटेड किया जाता है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन produced regulated? The amount of urine produced is regulated by reabsorption of water and some of the dissolved substance into the blood through blood capillaries surrounding the tubules of nephron. The amount of urine produced depends on how much. अब देखो amount of कितना यूरिन बनना है ये कैसे मतलब रेगुलेट होगा, है ना। तो जो कितना वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, ठीक है ना। रीअब्जॉर्ब मतलब कितना वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, सोखा गया, ठीक है। और कितना उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस है, आपने कितना चीनी खाया, आपने कितना नमक पाया, ठीक है। इससे भी तय होता है कि आपका यूरिन कितना बनेगा। अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड। वही चीज़ समरी आप देखना क्या है। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। किडनी क्यों था? एक्सक्रीशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के लिए। फिर द जाइलम इन द प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या था? वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल था, है ना। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, मतलब खाना जो खुद से बना रहा है प्लांट, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होगा, वाटर ज़रूरत होगा, सनलाइट ज़रूरत होगा, और ये सब मिल करके क्लोरोफिल में खाना बनाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, है ना। 4 नंबर क्या था? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। इसको ये थोड़ा सा पता नहीं ये सिलेबस में है या ये बाहर दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया था क्या, देखें ज़रा। छोड़ो, बहुत दूर हो जाए। बस उतना याद रखो कि वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी उतना दूर जाएंगे तो फिर अभी समय ख़त्म हो रहा है, ठीक। बस आप इतना जान लो कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट जो है, जो पायरुवेट ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का था, ठीक है, और पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल का था। और पायरुवेट से फिर फर्दर जो तीनों मॉलिक्यूल टूटे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है। तीन कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है, और वाटर निकला और एनर्जी निकला एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से। तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। बस इतना तुमको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जान रहे हो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन द बॉडीज़, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ये आपने देखा है, ठीक है। फैट डाइजेस्ट होने के लिए, अच्छा यहाँ तो है ही, 2 चीज़ होते हैं, है ना। फैट डाइजेस्ट होने के लिए लीवर से पैंक्रेटिस, लीवर से तुम्हारा बाइल जूस है, वो बाइल जूस तुम्हारा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स तुम्हारा स्टोर हो गए गॉल ब्लैडर में, और पैंक्रियास से पैंक्रेटिक एमाइलेज निकलेंगे, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, उसको तुम्हारे जो फैट्स हैं उसको तुम्हारे क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट्स में इमल्सिफाई करेंगे, है ना। और पैंक्रियास से जो निकलेंगे वो तुम्हारे फैट को डाइजेस्ट करेंगे, पैंक्रेटिक जूस। यही है फैट डाइजेस्टेड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस, ठीक है। ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। इसको आप पढ़ना, और फिर उसमें तो मैंने एक्सप्लेन किया ही अभी, ठीक है। दो सिक्रीशन रहेंगे, एक तुम्हारा गॉल ब्लैडर से निकलेगा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ पता नहीं, आप देखना। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफाई करेंगे, ठीक है।
वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में इमल्सन। इमल्सन बोलते हैं पानी में जब तुम ऑयल घोलने का कोशिश करोगे तो कैसे छोटा छोटा ड्रॉपलेट हो जाएगा, वो वैसा ही कुछ काम है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स का, जो लीवर से निकलते हैं, लीवर से गॉल ब्लैडर में जमा होता है, गॉल ब्लैडर से ये फैट को इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर तुम्हारे पैंक्रियास से जो निकलेगा, ये देखो पैंक्रियास से जो निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से गॉल ब्लैडर में आएगा, गॉल ब्लैडर से वो भी तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज आएंगे, है ना, पैंक्रियाटिक लाइपेज, वो तुम्हारे फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे। ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तुम्हारे फूड को स्लाइमी बनाना, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन में वो तुम्हारे गला उससे दुखे नहीं, ठीक है, तो उसको एक मिक्स में थोरोली मिक्स करने के लिए सलाइवा का काम है, और 40% कार्बोहाइड्रेट भी तुम्हारा वहीं पर माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? तो इसको आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट, अच्छा बता देते हैं हल्का सा, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो जो खाना खुद से बना रहे हैं प्लांट्स, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है, यही है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। खाना बनाने के लिए प्लांट्स खुद से क्या करते हैं, CO2 लेते हैं एयर से, ठीक है, वाटर लेते हैं तुम्हारा रूट से, ठीक, और सनलाइट लेते हैं, और क्लोरोफिल में जाके तुम्हारा खाना बनता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के समय ऑक्सीजन की जगह रहते हुए, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पर तुम्हारा बिना ऑक्सीजन के जो प्रोड्यूस हो रहा है। देखना ये पायरुवेट वाला जो ग्लूकोज से 3 पाथवे निकला था, ठीक है, ग्लूकोज से याद करो पायरुवेट में बना था, और ग्लूकोज से अल्कोहल बना था, यीस्ट फर्मेंटेशन हो करके, और ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बना था, ठीक। डाइजेशन वाले पार्ट में देखना वो तुमको मिलेगा। हाउ आर एल्वेली डिजाइन टू, एक क्वेश्चन है, हाउ आर एल्वेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो एल्वेलाई कैसे डिजाइंड है, वो तुम्हारा ये लंग्स वाला पार्ट तुम्हारा दिया हुआ है। एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई छोटा सा बैलून लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, वो उसके आसपास कैपिलरी आता है, और कैसे उससे ऑक्सीजन तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा और CO2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इसको तुम देख लेना उसमें। इसके बाद व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन तुम्हारा ऑक्सीजन को ही ले जाता है, ठीक है, तो जैसे जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा वैसे वैसे तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो तुमको थकान ज़्यादा होगा, है ना, काम करने का मन नहीं करेगा, एक जगह बैठे रहने का मन करेगा। और डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट से तुम्हारा ब्लड पहले लंग्स में गया, ठीक है, फिर लंग्स से तुम्हारा वापस हार्ट में आया, और इसके बाद फिर हार्ट से तुम्हारा ब्लड फिर पूरे बॉडी पार्ट में गया, फिर बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आया। मतलब हार्ट से जब लंग्स में जा रहा है तो CO2 ले करके, CO2 मतलब उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, और ऑक्सीजन को ले करके वापस से हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से फिर वापस पूरे बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में दे देगा, और पूरे बॉडी से CO2 को वापस ले आ करके फिर वो हार्ट से हार्ट तक आ जाएगा, फिर हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, और ये 2 बार हार्ट में आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन वो लंग्स वाला, और सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी वाला, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम आपने देखा वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जाइलम, और फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो फ्लोएम। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो एल्वोलाई तुम्हारे लंग्स में थे, है ना, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,